नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज यूक्रेन और रूस के बीच जंग जल्दी थम सकती है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो पीस प्लान रखा है उसे रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रस्ताव बताया है। लेकिन जब तक यूक्रेन की मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक बात नहीं बनेगी। ज़ेलेंस्की जमीन और जमीर की बात कर रहे हैं तो ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि जंग जारी रखनी है या शांति कायम करना है। फैसला यूक्रेन को करना है क्योंकि बर्बादी भी उसकी ही हो रही है। यूरोप इसलिए परेशान है कि ट्रंप के पीस प्लान में रूस की जीत का ऐलान किया जा रहा है, तो रूस जो चाहता था वो उसे मिलता दिख रहा है। इसलिए पुतिन प्रस्ताव के पक्ष में दिख रहे हैं। ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो अमेरिका का दबाव सहन नहीं कर पाएंगे। तो क्या रूस और यूक्रेन के बीच होगा युद्ध विराम? ट्रंप के प्रस्ताव पर जल्दी पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच होगी सीज फायर डील। ट्रंप के प्रस्ताव पर G20 की बैठक में भी यूरोपीय देश आपस में चर्चा करेंगे। लेकिन अब यह तय माना जा रहा है कि अगर ट्रंप ने ऐलान कर दिया है तो जंग रुकने वाली है। इस पर अब करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। दक्षिण अफ्रीका में G20 समिट का आयोजन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने समिट से बनाई दूरी। भारत बना प्रमुख चेहरा। गजा पर फिर से हमास का राज। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पीस प्लान ने बांध दिए इजरायली सेना के हाथ। इजरायल के दावे से गजा शांति प्रस्ताव पर मंडराया खतरा। जापान और चीन में बढ़ते तनाव पर अमेरिका का बयान। बीजिंग को दी चेतावनी, दबाव बिल्कुल नहीं चलेगा। चीन बोला क्षेत्र की शांति को खतरे में डाल रहा जापान। और चलते चलते में देखेंगे धरती की मंगल जैसे ग्रह से टक्कर के कारण चांद का हुआ जन्म। वैज्ञानिकों की खोज ने चौंकाया। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्वी कांगो में आतंकी संगठन ADF का तांडव। 6 दिनों में 89 लोगों की ली जान। स्वास्थ्य केंद्र को भी आग के हवाले किया। मीडिया ने ममदानी से पूछा, ट्रंप को तानाशाह मानते हो? अमेरिकी राष्ट्रपति बोले, हाँ कह दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप की न्यूयॉर्क मेयर ममदानी से हुई मुलाकात। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा हुआ 10। 450 से ज्यादा लोग घायल। बीते दिन 5.7 की तीव्रता से आया था भूकंप। सऊदी के पत्रकार खशोगी की पत्नी हुई भावुक। मीडिया से कहा, अपहरण प्रताड़ना को सही नहीं कह सकते। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर पत्रकार की जान लेने के आरोपों को किया है खारिज। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि रूस और यूक्रेन की जंग खत्म होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक प्लान भी तैयार कर लिया है। रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति को ट्रंप का प्लान सौंप दिया गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रूस करीब 4 साल से चल रही इस जंग में पहली बार किसी युद्ध विराम प्रस्ताव को मंजूर करता हुआ दिखाई दे रहा है। गेंद अब पूरी तरह से यूक्रेन के पाले में है, क्योंकि ट्रंप के पीस प्लान में यूक्रेन को ही सबसे ज्यादा नुकसान होना है। यूक्रेन की जमीन का बड़ा हिस्सा रूस को सौंपा जाना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सामने जमीन और जमीर की बात आ गई है। उनके लिए ट्रंप के पीस प्लान को मंजूर करना आसान नहीं है, तो इसे ठुकराना भी उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो पीस प्लान तैयार किया है उसे लेकर अब वो ज़ेलेंस्की को सीधे सीधे धमकी भी दे रहे हैं। फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने ज़ेलेंस्की को कई डेडलाइंस दी हैं। अगर चीजें अच्छी चल रही हो तो आप उन्हें बढ़ाते हैं, मगर इस बार 27 नवंबर आखिरी तारीख है। दरअसल ट्रंप के 28 बिंदुओं वाली ये योजना लड़ाई रोकने, यूक्रेन की सैन्य क्षमता सीमित करने और यूक्रेन को नाटो में शामिल न होने की शर्तों के साथ ही यूक्रेन के बड़े हिस्से को रूस के हवाले करने के बदले शांति सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रखती है। ये रूस की लंबे समय से चली आ रही मुख्य मांगे रही हैं। ट्रंप ने जब ज़ेलेंस्की को धमकी देते हुए कहा कि उन्हें ये योजना मंजूर करनी ही होगी, क्योंकि यूक्रेन की मंजूरी के बाद ही रूस से इस पर बात हो पाएगी, जिसके बाद अब ज़ेलेंस्की का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की योजना यूक्रेन को इज्जत खोने या एक अहम साझेदार खोने के बीच चुनने को मजबूर कर रही है। हम यूक्रेन के इतिहास के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। अपनी इज्जत और आजादी खोने या अमेरिका का सपोर्ट खोने के बीच एक का चुनाव करना है। हम इज्जत चुनते हैं। मेरा जवाब मेरे पद की शपथ है। मैंने फरवरी 2022 में यूक्रेन को धोखा नहीं दिया, अब भी नहीं दूंगा। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि वो अमेरिका के साथ बात कर समाधान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने साफ कह दिया है कि समाधान सिर्फ एक है, और वो ये है कि हमारे प्रस्ताव को यूक्रेन मंजूर कर ले। ट्रंप ने कहा कि मेरी योजना शांति का रास्ता है,
जेलेंस्की के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जेलेंस्की को इसे पसंद करना ही होगा। अगर उन्हें पसंद नहीं है तो फिर वे लड़ाई जारी रखें। ट्रंप की तरफ से जो पीस प्लान तैयार किया गया है, उसके सार्वजनिक होने के बाद यूक्रेन के साथ ही यूरोप में भी बेचैनी दिखाई दे रही है। यूरोपीय नेताओं ने कहा कि यूक्रेन से बात किए बिना उसके भविष्य पर फैसला नहीं किया जा सकता। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने जेलेंस्की से बात की और यह साफ कर दिया कि उनका देश हर परिस्थिति में यूक्रेन के साथ है। यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भी कहा कि दक्षिण अफ्रीका में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन में भी यूरोपीय नेता इस योजना पर चर्चा करेंगे। एक तरफ ट्रंप का प्लान और उनकी धमकी है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन और यूरोप की तरफ से इसे लेकर बेहद सख्त बयान आ रहे हैं, जिस पर रूस भड़क उठा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप के पीस प्लान को जंग रोकने के लिए अब तक पेश किया गया सबसे बेहतरीन प्लान बताया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी योजना को आखिरी शांतिपूर्ण समझौते के आधार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। पुतिन ने कहा कि मॉस्को को अमेरिका का प्लान मिला है, लेकिन अभी तक इसे लेकर हमारे साथ किसी भी तरह से कोई खास चर्चा नहीं हुई है और मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि ऐसा क्यों है। अमेरिकी प्रशासन अभी तक यूक्रेनी पक्ष की सहमति नहीं ले पाया है। यूक्रेन इसके खिलाफ है। जाहिर है यूक्रेन और उसके यूरोपियन सहयोगी अभी भी भ्रम में हैं और युद्ध के मैदान में रूस को हराने के सपने देख रहे हैं। अगर यूक्रेन इस प्रस्ताव से पीछे हटता है तो उसे अपने और इलाके गंवाने होंगे। अगर कीव राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव पर चर्चा नहीं करना चाहता है और ऐसा करने से मना करता है, तो उन्हें और यूरोपियन युद्ध प्रेमियों को समझना चाहिए कि कुपियांस्क में जो घटनाएं हुई हैं, वे फ्रंट के दूसरे खास सेक्टर्स में भी जरूर दोहराई जाएंगी। रूसी सेना यूक्रेन में आगे बढ़ रही है और जब तक शांति नहीं होगी तब तक आगे बढ़ती रहेगी। कीव और यूरोपियन ताकतों को इस सच्चाई को समझना ही होगा। पुतिन के बयान से एक बात तो साफ है कि वो ट्रंप के पीस प्लान पर आगे बढ़ने को तैयार है। ऐसे में अब गेंद पूरी तरह से जेलेंस्की के पाले में है कि वे अपनी और जमीन रूस के हाथों खोने को तैयार है या फिर जंग रोकने के लिए ट्रंप का यह प्रस्ताव मानेंगे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की। तो साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में दुनिया के अलग अलग देशों के नेता इकट्ठे हुए हैं। मौका G20 के शिखर सम्मेलन का है। दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों के मुताबिक 42 देश और संगठन इसमें हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सम्मेलन से दूरी बना ली है। वहीं चीन और रूस के लीडर्स भी इस समिट में शामिल नहीं हो रहे, जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर क्यों 3 प्रमुख देशों के नेताओं ने इस समिट से दूरी बना ली है। तो ट्रंप ने साउथ अफ्रीका में गोरे किसानों पर हो रहे अत्याचार का हवाला देते हुए इस समिट का बहिष्कार करने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में उनके रुख में बदलाव दिखाई दिया। व्हाइट हाउस ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका में अमेरिकी दूतावास के एक प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, जिसके बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर अमेरिका ने अपना बहिष्कार वापस क्यों ले लिया। वहीं बात करें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की, तो उनकी गैर हाजिरी के पीछे की वजह खराब तबीयत बताई जा रही है और रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी इस समिट में हिस्सा नहीं ले रहे। यूक्रेन युद्ध को लेकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ICC ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ऐसे में यहां उनकी गिरफ्तारी का डर है और इसलिए वो इस समिट में शामिल नहीं हो रहे। इन हालात में इस शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका अहम हो गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट में शिरकत कर रहे हैं। वो समिट के तीनों सेशन में भाषण देंगे। इस दौरान वो समावेशी विकास, जलवायु संकट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपने विचार रखेंगे। ऐसे में भारत की ग्लोबल साउथ लीडरशिप और विकासशील देशों की आवाज को मजबूती से पेश करने के लिए यह समिट बड़ा मंच साबित होगी। पीएम मोदी ने इस समिट को बेहद खास बताया है। दरअसल पहली बार G20 अफ्रीका महाद्वीप में हो रहा है। पीएम मोदी ने याद दिलाया कि 2023 में अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत ने ही अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनवाया था। दक्षिण अफ्रीका ने भी इस आयोजन में अपना पूरा जोर लगा दिया। ट्रंप के आरोपों के आगे वो नहीं झुके। उन्होंने दृढ़ता के साथ अमेरिका के आरोपों को खारिज किया और वॉशिंगटन की सीमित उपस्थिति का स्वागत भी किया। इस सम्मेलन में मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने ऐसे मुद्दों पर जोर दिया है जो गरीब और जलवायु प्रभावित देशों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें जलवायु आपदाओं से निपटने और राहत देने, कर्ज के बोझ को कम करने, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने और प्राकृतिक संसाधनों के सही और बराबर इस्तेमाल जैसे मुद्दे शामिल हैं। इस समिट की वजह से अफ्रीकी देश अपनी चुनौतियों को दुनिया के सामने रख पा रहे हैं। आप जानते हैं कि G20 की स्थापना 1999 में विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों के एक अनौपचारिक आर्थिक समूह के रूप में की गई थी। यह एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 संप्रभु राज्य, अफ्रीकीय संघ और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
2008 के बाद से G20 देशों के नेता हर साल कम से कम एक बार शिखर सम्मेलन में इकट्ठे होते रहते हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे गजा पर हमास के दोबारा कब्जे की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गजा शांति प्रस्ताव को लेकर इजरायल और हमास के रुख ने इस क्षेत्र में शांति की संभावनाओं को और कमजोर कर दिया है। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र से भले ही मंजूरी मिल गई, लेकिन इजरायल ने अमेरिका को भी यह साफ कर दिया है कि फलस्तीन कभी भी आजाद देश नहीं बन सकता। तो हमास ने भी हथियार छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है। यह भी साफ कर दिया है कि वो गजा प्रशासन में अपनी हिस्सेदारी को पूरी तरह से खत्म नहीं करेगा। यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, जिसे लेकर पहले से ही गजा में शांति लाना मुश्किल नजर आ रहा है। और अब खबर आ रही है कि हमास वापस गजा पर कब्जा कर रहा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि उसने आधे गजा पर अपना राज दोबारा स्थापित कर लिया है। हमास के मजबूत होने के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना ही है, जिसने इजरायली रक्षा बल यानी आईडीएफ के हाथ बांध दिए हैं। और यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद इजरायल ने किया है। इजरायली सेना के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल नदाव शोशानी ने कहा कि सीजफायर समझौते के हिसाब से हमास हथियार छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हकीकत में हमास हथियार नहीं छोड़ रहा, बल्कि वो अपना नियंत्रण फिर से बढ़ा रहा है। हमास के लड़ाके रोज सीजफायर का उल्लंघन कर रहे हैं। गजा शहर के अंदर से कभी कभी गोलियों की आवाज आती है। मेरा मानना है कि हमास गजा सिटी में अपने दुश्मनों का सफाया कर रहा है। शोशानी ने आगे बताया कि ट्रंप के पीस प्लान के पहले चरण के तहत इजरायली सेना येलो लाइन को पार नहीं करती। ये रेखा गजा को दो हिस्सों में बांटती है। गजा पट्टी के 47% हिस्से पर हमास का कब्जा है, जबकि 53% पर इजरायल का। ऐसे में हमास के बढ़ते कंट्रोल के खिलाफ इजरायली सेना के हाथ बंधे हुए हैं। अब सवाल यह है कि इजरायली सेना के इस दावे में सच्चाई कितनी है, क्योंकि इजरायल तो खुलेआम इस युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। उसके हमलों में कई फलस्तीनियों की जान जा चुकी है, लेकिन अब तक इजरायल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस पर यह हमले रोकने का दबाव नहीं बनाया गया, जबकि हमास की तरफ से बंधकों की वापसी में पूरा सहयोग किया गया। युद्ध विराम में भी वो बाकी सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये हमास पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने की इजरायल की एक और कोशिश है, जिससे वो हथियार सरेंडर करने के लिए मजबूर हो जाए, या फिर इजरायली सेना खुलेआम हमास के साथ दोबारा युद्ध छेड़ने का रास्ता ढूंढ रही है। बहरहाल इस क्षेत्र में जिस तरह तनाव और बढ़ता जा रहा है, कभी युद्ध विराम पर तनातनी तो कभी आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला, उसे देखते हुए गजा में पूर्ण शांति स्थापित करना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे जापान और चीन में बढ़ते तनाव की। तो ताइवान को लेकर दोनों देशों में जंग के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं, और अब इसमें अमेरिका की भी एंट्री हो गई, जिसके बाद ये पूरा मामला और संवेदनशील बनता जा रहा है। चीन के सामने अब जापान के साथ ही अमेरिका भी बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि अमेरिका ने पूरे ताइवान मुद्दे पर जापान को समर्थन दिया है और यह साफ कर दिया है कि कोई भी दबाव नहीं सहेंगे। अमेरिका का यह बयान जापान के विदेश मंत्री और अमेरिका के राजदूत जॉर्ज ग्लास की एक बैठक के दौरान आया। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हम जापान के साथ अपने मजबूत संबंधों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। चीन की प्रतिक्रिया उकसाने वाली और क्षेत्रीय स्थिरता के खिलाफ है। यह चीनी आर्थिक दबाव का एक और उदाहरण है, खासकर तब जब चीन ने जापानी समुद्री उत्पादों पर दोबारा प्रतिबंध लगा दिया और अपने नागरिकों को जापान न जाने की सलाह दी। अमेरिका की जापान के साथ सैन्य साझेदारी बिल्कुल अनशेकेबल है, और जापान की सुरक्षा, जिसमें सेनकाकू द्वीप भी शामिल है, यूएस की प्राथमिकता है। दरअसल सेनकाकू द्वीप पर जापान का कंट्रोल है, लेकिन चीन भी उन पर अपना दावा करता रहता है और उन्हें दिया ओयू कहता है। इसे लेकर तो पहले से ही दोनों देशों में टकराव के हालात बने हुए थे, और इस बीच जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची के 7 नवंबर को संसद में दिए एक बयान ने इस टकराव को और बढ़ा दिया। उन्होंने कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान के लिए भी खतरे जैसी स्थिति बन सकती है, और ऐसे में जापान सामूहिक आत्मरक्षा के तहत प्रतिक्रिया दे सकता है। उनके इस बयान को लेकर चीन इतना भड़का हुआ है कि चीनी राजदूत ने जापानी पीएम का सिर धड़ से अलग करने तक की बात कह दी थी। हालांकि विवाद बढ़ने पर यह बयान तो हटा दिया गया, लेकिन यह मामला शांत नहीं हुआ। चीन लगातार ताकाइची पर अपना बयान वापस लेने का दबाव बना रहा है, जापान पर बड़े हमले की धमकी दे रहा है, और इन सब के बीच जापान ने अमेरिका को घातक पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर भेजकर चीन को और भड़का दिया। बीजिंग ने इस कदम को बेहद खतरनाक संकेत बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक टोक्यो अब हथियारों के निर्यात पर कोई लगाम नहीं रख रहा। दरअसल जापान में सालों तक हथियारों के निर्यात पर कड़े नियम लागू थे। 3 प्रिंसिपल्स ऑन डिफेंस ट्रांसफर के तहत जापान घातक हथियार बेच या भेज नहीं सकता था।
लेकिन 2023 में टोक्यो ने इस नीति में बदलाव कर दिया और अब चीन से बढ़ते तनाव के बीच जापान अमेरिका में बढ़ता सैन्य उपकरणों का यह व्यापार चीन की चिंता बढ़ा रहा है। ऐसे में उसने जापान पर अपने इतिहास को छिपाने और शांतिवादी संविधान में बदलाव करने, नॉन न्यूक्लियर पॉलिसी को खत्म करने का आरोप लगाया है। चीन ने कहा कि जापान अपनी सैन्य क्षमताएं बढ़ाकर क्षेत्र की शांति को खतरे में डाल रहा है, जिससे इस पूरे क्षेत्र में एक बड़ी जंग छिड़ने की आशंका बढ़ती जा रही है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे 4.5 अरब साल पहले हुई एक टक्कर की, जिसने हमारी धरती की शक्ल ही बदल दी। दरअसल 4.5 अरब साल पहले जब हमारी धरती अपनी धुरी पर घूम रही थी, तभी एक जोरदार टक्कर ने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ये वो टक्कर थी जिसने ना सिर्फ हमारी दुनिया की शक्ल बदली, बल्कि हमारे चांद को भी जन्म दिया। इस टक्कर के पीछे जो एस्टेरॉयड था, उसे वैज्ञानिक थिया कहते हैं। सोचिए, थिया का आकार लगभग मंगल ग्रह जितना था। लंबे समय से इसे एक अजनबी, भटकता हुआ ग्रह माना जाता था, लेकिन एक नई रिसर्च ने ग्रह विज्ञान की पूरी थ्योरी को हिला के रख दिया है। साइंस जर्नल में छपी इस नई रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वैज्ञानिकों का दावा है कि थिया कोई बाहरी मेहमान नहीं था, बल्कि ये हमारी धरती का कॉस्मिक पड़ोसी था। यानी जिस इलाके में हमारी धरती बनी, थिया भी सौरमंडल के उसी हिस्से में विकसित हो रहा था। रिसर्चर्स ने धरती और अपोलो मिशन से लाए गए चांद के पत्थरों की बहुत ही बारीकी से जांच की। उन्होंने पत्थरों में छिपे मेटल आइसोटोप्स जैसे कि आयरन, क्रोमियम का विश्लेषण किया और इसका नतीजा क्या निकला? धरती और चांद के आइसोटोप्स बिल्कुल एक जैसे निकले। तो यह समानता एक बहुत बड़ा सबूत है कि टक्कर के बाद दोनों ग्रहों का मटेरियल पूरी तरह से पिघलकर मिक्स हो गया होगा। इस मिक्सिंग से ही यह पता चला कि थिया और पृथ्वी दोनों के बिल्डिंग ब्लॉक्स एक ही जगह से आए थे। थिया आज पूरी तरह नष्ट हो चुका है, लेकिन उसका केमिकल सिग्नेचर आज भी हमारे चांद और धरती की चट्टानों में छिपा हुआ है। वैज्ञानिकों ने रिवर्स इंजीनियरिंग का अनोखा तरीका अपनाकर कंप्यूटर मॉडल बनाए और अंत में इसी नतीजे पर पहुंचे कि थिया पृथ्वी से बहुत दूर से नहीं आया था, बल्कि वो हमारा पड़ोसी था। इस टक्कर के बाद हमारी दुनिया में कई बड़े बदलाव हुए, जैसे कि धरती का आकार बदला, उसकी धुरी झुकी जिससे मौसम बने, ज्वार भाटे बने, जलवायु स्थिर हुई और दिन रात का पैटर्न तय हुआ। तो अगली बार जब आप चांद को देखें तो याद करें कि वो एक कॉस्मिक पड़ोसी की निशानी है, जिसने हमारी धरती की पूरी कहानी ही बदल दी। फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।